हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण। ठीक है, सो अभी हम पढ़ रहे थे आपका जो इकोसिस्टम पढ़ रहे थे उसमें हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारितंत्र के बारे में बात की थी। और जो सुपोषण है वो जलीय पारितंत्र में ही होने वाली एक हम बोलें कि समस्या है। ठीक है, इसको हम समस्या के रूप में देखते हैं। अब आप कहोगे कि सुपोषण पोषण मिलना तो अच्छी बात होती है, क्योंकि पोषण नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि कुपोषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो पोषण मिल रहा है। तो यहाँ क्या मिल रहा है कि पोषण एक लिमिट से ज़्यादा मिल रहा है, जितनी ज़रूरत नहीं है उतना उससे ज़्यादा पोषण मिल रहा है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सुपोषण बोल रहे हैं। और जब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा मिलती है तो फिर वो हार्मफुल होने लग जाती है, आपके लिए अच्छी नहीं होती है। वो चाहे आप ह्यूमन बीइंग्स में देख लो कि आपको जितने न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए बॉडी में, अगर उससे ज़्यादा मिलने लग जाएंगे, मतलब आप अच्छा अच्छा खा रहे हो डेली, हेल्दी चीज़ें, हेल्दी का मतलब कि इस तरीके की चीज़ें खा रहे हो जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं, या ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में पहुंच रही हैं जिससे आपका वेट गेन होने लग जा रहा है। तो अगर आप बहुत सारा इस तरीके की चीज़ों का सेवन कर रहे हो तो आपका वेट गेन होने लग जाएगा जल्दी, और उससे क्या होगा कि वो एक तरीके से आपके लिए हार्मफुल है कि जितना आपका एवरेज वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है आपका वेट। ठीक है, तो ये कहलाता है सुपोषण, कि आप बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को ले रहे हो कि एक एवरेज उससे ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं आपको। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं तो वो क्या होती हैं, वो एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, वो हार्मफुल हो जाती हैं। तो उसी तरीके से ये है कि जलीय पारितंत्र में जब न्यूट्रिएंट्स एक लिमिट से ज़्यादा मिलने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। ठीक है, समृद्ध करना सुपोषण, किससे, पोषक तत्वों से। सुपोषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जलाशय में पौधों व शैवाल का विकास होने लग जाता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है। ठीक, इसका एक उदाहरण जल में पोषक तत्वों के उच्च स्तर के कारण उसमें ब्लूम पैदा होना है। सुपोषण प्रायः जलीय तंत्र में फॉस्फेट युक्त डिटर्जेंटों, उर्वरकों और मल जल के मिलने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें समझना है कि क्या चीज़ें होती हैं। देखो, बहुत डिटेल पीपीटी में नहीं है, मैं एक फ़ोटो के थ्रू समझाऊंगी, आपको समझना है। बाकी सुपोषण जो है वो आपका डेफिनेशन ये है। अब आपको समझना क्या है कि यहाँ हमने बोला कि कोई जलाशय, कोई तालाब हो सकता है, झील हो सकती है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी, रुका हुआ पानी रहता है। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब नाइट्रोजन और फॉस्फेट युक्त डिटर्जेंट हैं या जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, जब ये पहुँचने लगते हैं, और ये पहुँचते कहाँ से हैं, तो जैसे घरों का जो कूड़ा करकट होता है ना, जो सब्जियां वगैरह हो गई, आपका खाना वगैरह हो गया, जो सड़ा गला खाना, वो आपने जाके डंप कर दिया। या जब हम पौधों जब खेती करते हैं तो एनपीके वहाँ पर वो करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वहाँ से जब वो मिट्टी यहाँ तालाब तक पहुँच जाती है पानी के थ्रू बह के, तो उसमें भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। तो ये एल्गी के लिए एक न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम करते हैं, जो जलीय वनस्पति होती है। तो जब ये बहुत मात्रा में इसमें पहुंचने लगते हैं जलाशय में, तो यहाँ की जो जलीय वनस्पति है यानी कि जो एल्गी है, शैवाल है, जैसे जलकुंभी वगैरह हो गई है, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लग जाएगी। मतलब वो हेल्दी होने लग जाती है। आप कहोगे कि नॉर्मली जो होता है उस हिसाब से वो ना करके जब ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो बहुत तीव्र गति से बढ़ने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरा इसको कवर कर लेगी। ठीक है, जो ऊपरी सतह है, आपने जलकुंभी वगैरह देखी होगी कि हटाना पड़ता है टाइम टू टाइम पर उसे, नहीं तो वो पूरा कवर कर लेती है ऊपर से। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ है, जब वो इस तरीके से कवर कर लेगी तो ये सनलाइट, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। मतलब कि जो पानी के अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा प्रॉपर मात्रा में, क्योंकि ऊपर से लेयर इतने सतह को पूरी तरीके से ढक चुकी है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इससे क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा तो इससे जो जलीय जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो डेड होने लग जाएंगे। ठीक है, अब जब वो डेड होने लग जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपको पता है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो कैसे डिकम्पोज करके ही खुद का पोषण पाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हरे पेड़ पौधे सड़ने गलने लग जाएंगे या जीव जंतु मरने लग जाएंगे, तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो उनको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, उनका अपघटन करेंगे। और जब वो उनको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो उनको डिकम्पोज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अब जो यहाँ पर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो घुली हुई ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का ये क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। चूँकि ये ज़्यादा मात्रा में डिकम्पोज कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में पौधे जीव जंतु सड़ गल रहे हैं, मर रहे हैं, तो डिकम्पोजर्स भी ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हैं। तो जो भी घुली हुई ऑक्सीजन है, ये उसको यूज़ करने लग जाते हैं। तो अब जो बाकी के जीव जंतु हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अब उनको क्या होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। तो जब वो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, इसकी मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। मतलब कि अब ये डिकम्पोजर्स जो हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर ले रहे हैं। अब जो बाकी के जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, तो इससे क्या है कि इनकी डिमांड बढ़ रही है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। क्योंकि जो जब सन का प्रकाश यहाँ नहीं पहुँचेगा तो जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे छोटे वनस्पति है यहाँ की, वो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, जो बची हुई थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी उनको डिकम्पोजर्स ने यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में डिकम्पोज ये करने लग जाते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे या वनस्पति हैं, उनके सड़ने गलने से या मरने से क्या होता है, एक बहुत बेकार सी ना स्मेल यहाँ पर आ जाती है। मतलब बहुत जिसको हम बोल सकते हैं कि अप्रिय जो गंध है वो की जो बर्दाश्त से बाहर होती है, इतनी बदबू वाली स्मेल यहाँ आने लगती है। तो जो आसपास का जो जहाँ पर मनुष्य रहते हैं या जो पानी है, ये एकदम यूज़ करने लायक नहीं रहता है। वातावरण में भी वो स्मेल जो है वो फैल जाती है, तो बहुत बदबू आने लगती है वहाँ से, और वो पानी भी किसी तरह यूज़ करने लायक नहीं रहता है। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, जो जीव जंतु हैं वो मरने लग जाते हैं, और उसी से ये स्मेल बढ़ने लग जाती है। और इससे क्या होता है कि शैवालों में जब बहुत अधिक मात्रा में अचानक वृद्धि हो रही है, तो इससे जो पानी का रंग है वो भी चेंज हो जाता है। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि ब्लूम, जिसको हम एल्गल ब्लूम की बात कर रहे हैं, जब पानी का रंग चेंज हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं ये, ठीक है। ये टॉक्सिक एल्गी, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो आपने देखा होगा जो आसपास के तालाब वालाब होंगे जहाँ पर सफाई नहीं होती है, इस तरीके की वहाँ पर जिसको हम लाइकेन या काई बोल देते हैं, वो आपकी एल्गल ब्लूम ही होता है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर दिखने लग जाती हैं, जिनको हमें टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है। वो पानी बेकार हो जाता है, स्मेल आने लगती है और किसी यूज़ के लायक नहीं रहता है ये, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि एक सुपोषण, क्योंकि यहाँ से ये पानी में क्या होता है, एक टॉक्सिक एसिड्स भी छोड़ने लग जाते हैं ये, और जिससे बड़ी मात्रा में क्या होती हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, जो जीव जंतु हैं पानी के अंदर वाले, वो भी मरने लग जाते हैं। तो गंदी सी स्मेल आना, पानी यूज़ के लायक नहीं रहना, इस तरीके से पानी का कलर चेंज होना। एल्गी कई तरीके की होती है, रेड ब्लू एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, तो वो सब यहाँ पर कलर चेंज कर देती है पानी का। तो जो पानी बहुत टाइम से जो बंद जगह होती है कि वो मतलब ब्लॉक्ड वाला पानी होता है कि वो निकल नहीं पाता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें जनरली हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो सुपोषण है, सुपोषण से एल्गल ब्लूम की समस्या पैदा होती है, ठीक है। तो सुपोषण क्या है, एक तरीके से हार्मफुल है, क्योंकि इससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम जो है वो बढ़ने लग जाता है, एक स्मेल आने लग जाती है, पानी किसी यूज़ का नहीं रहता है, जीव जंतु जो जलीय जीव जंतु हैं वो मरने गड़ने लग जाते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, ये हुआ कि यहाँ पर टिके हुए मरने गड़ने लग गए, ये ऑक्सीजन से डिकम्पोज कर रहे हैं, एल्गी जो है वो डाई होने लग गई है, मरने लग गई है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, और यही सब मरी हुई चीज़ें ये ऊपर पहुँच जाती हैं और इस तरीके से एल्गल ब्लूम बना लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखना है कि यूट्रोफिकेशन क्या है, किसी ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की जब प्राप्ति होने लगती है, तो एल्गी इतनी मात्रा में ग्रो करने लगती है, उसका विकास होने लगता है, और इससे बायोमास की उपस्थिति के कारण जल में ऑक्सीजन की, क्योंकि ये बायोमास इनको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और इसका एक उदाहरण पोषक तत्वों के उच्च स्तर में ब्लूम का पैदा होना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये कहलाता है आपका सुपोषण, या फिर इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है, जो एल्गल ब्लूम के रूप में, समस्या के रूप में सामने आता है, ठीक। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि प्रोसेस कैसे होती है।
डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है और बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुपोषण के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप का होता है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक को तो हम बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन और दूसरे को हम बोलते हैं मैनमेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, नेचुरल और मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब अगर हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन की बात करें तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन भी होता है, बट वो मतलब वहाँ भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक रूप से यूट्रोफिकेशन नहीं होता या सुपोषण नहीं होता, होता है लेकिन बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस में। जैसे ये लिखा हुआ है ना, सेंचुरीज, सदियां लग जाती हैं तब कहीं यूट्रोफिकेशन आता है। तो वो तो ये होता है कि भाई सबका टाइम आता है, एक टाइम बाद चीज़ें धीरे धीरे खत्म ही होने लगती हैं, वो चाहे कोई भी पारितंत्र हो या ह्यूमन बीइंग की बात करें या किसी भी जीव जंतु की बात करें, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि यहाँ पर भी क्या होता है कि जो नेचुरल रूप से होता है वो बहुत टाइम बाद होता है, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, वो काफ़ी टाइम मतलब सदियां लग जाती हैं नेचुरल रूप से होने में। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो सेडिमेंट्स हैं इतने थे, धीरे 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 बढ़ के इतने हुए, बहुत टाइम लग गया, सेंचुरीज लग गई। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मानव निर्मित, तो अब हम मानव निर्मित जो यूट्रोफिकेशन होता है उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, वो काफ़ी तीव्र गति से होता है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, या जो खेतों की जो उर्वरक वगैरह हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं जनरली, अगर हम कहीं पर पानी भरा देखते हैं या गंदगी थोड़ी सी देखते हैं तो हम वहीं पर डंप करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है वो तीव्र गति से होने लग जाती है। ठीक है, तो उसी को हम ये बोलते हैं कि ये क्या है, मैनमेड यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दो तरीके का होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक, जब सुपोषण प्राकृतिक रूप से होता है अर्थात मानवीय हस्तक्षेप के बिना संपन्न होता है, तो उसको हम नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रहती है, तब कहीं वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म में होने वाली प्रोसेस है ये। वहीं अगर हम मैनमेड यूट्रोफिकेशन की बात करें तो इसमें मानवीय गतिविधियों के कारण सुपोषण की गति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मानवीय ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। जब हम जाके वहाँ पर गंदगी को डंप करेंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जो हम गंदगी है हमारे लिए, उनके लिए वो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लग जाएंगे। तो जो यूट्रोफिकेशन है उसकी गति में यहाँ पर वृद्धि होने लग जाएगी। जैसे कि घरेलू अपशिष्ट हो गए, कृषि हो गए, शहरी अपशिष्ट के कारण पोषक तत्वों में तीव्र वृद्धि हो जाती है, जिससे शैवालों की वृद्धि से सुपोषण की क्रिया होती है। यह सुपोषण की क्रिया कुछ वर्षों में ही पूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मैनमेड यूट्रोफिकेशन है वो शॉर्ट टर्म में ही देखने को हमें मिल जाता है, लेकिन जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन यूट्रोफिकेशन फिलहाल दोनों ही हार्मफुल है, वो चाहे प्राकृतिक हो वो चाहे मैन मेड हो। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं कि नेचर जो होता है वो बैलेंस कर लेता है। ठीक है, नेचर में, प्रकृति में हमारी ये एक बोलें कि उसका नियम होता है कि अगर नॉर्मल और नेचुरल तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो वो अपना बैलेंस करके चलती है, लेकिन अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है तो फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि सुपोषण के स्रोत क्या हैं, मतलब सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से ये जो गंदगी वगैरह है ये पानी में पहुँचती है, तो दो तरीके के सोर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है, दो तरीके के यहाँ पर सोर्स हमें देखने को मिलते हैं। पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, इसमें पोषक तत्व तो सीधे स्रोत से जल तक पहुँचते हैं, मतलब जो सोर्स है वहाँ से डायरेक्ट जल तक पहुँचते हैं। जैसे अपशिष्ट जल प्रवाह, अब अपशिष्ट जल प्रवाह है तो जहाँ से भी वो जल निकल रहा होगा, कोई फैक्ट्री है, कोई नगर की नाले वगैरह हैं, तो वो जो जल आ रहा होगा वो डायरेक्ट बह के ही वहाँ पर पहुँचेगा ना, तालाब तक या झील तक। तो वो क्या है कि वो डायरेक्ट वहाँ से सोर्स से सीधे डायरेक्ट जल तक पहुँचते हैं। या पशुओं के अपशिष्ट वगैरह हो गए वो भी डायरेक्ट पानी में ही जाके डंप होते हैं। खनन उद्योग वगैरह हो गया, गैर निपटान औद्योगिक कचरा हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, पॉइंट सोर्स कहलाते हैं। वहीं अगर हम बात करें गैर बिंदु स्रोत, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका सीधे जल में नहीं जाते, इनका निपटारा करना भी कठिन होता है। जैसे कृषि क्षेत्र व सिंचाई अपव्यय हो गया,
भूमि पर घटित घटनाएं हो गई, औद्योगिक इकाइयों से अप्रत्यक्ष रूप से आया कचरा वगैरह हो गया, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये आपके नॉन पॉइंट सोर्स कहलाते हैं, जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी कहलाती है। जो दो सोर्स होते हैं कि एक पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, जो पॉइंट सोर्स है वो डायरेक्ट पहुंचते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स है डायरेक्ट नहीं, किसी न किसी माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं। जो पॉइंट सोर्स है उनको तो इतना आसानी से नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन पॉइंट सोर्स है उनको रोकना थोड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद अगर हम देखें कि सुपोषण के प्रभाव क्या क्या होते हैं, किस तरीके का प्रभाव पड़ता है यूट्रोफिकेशन का, तो दो तरीके के हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तो प्रभाव पड़ता है किस पर, हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे पर्यावरण पर, और दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये किस तरीके के, अगर हम नेचर पर देखें, पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पर देखें कि क्या है, तो पानी की पारदर्शिता में कमी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम देख रहे हैं कि जो एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो तीव्र गति से ग्रो कर रहे हैं और इससे उन्होंने ऊपरी लेयर को पूरी तरीके से ढक रखा है। तो अब सूर्य का प्रकाश जो है वो नीचे तक नहीं पहुंचेगा, या पानी साफ नहीं रहेगा तो हम नीचे की चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि जो उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। एल्गल ब्लूम होता है, हम देख ही चुके हैं एल्गल ब्लूम किस तरीके से होता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्तता हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती, जो ज़्यादा मात्रा में वो कमी होने लगती है, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर बीओडी हमें देखने को मिलता है। दूसरा कि ऑक्सीजन विविधता, प्रजाति विविधता में कमी आती है। ये भी ऑब्वियस है, क्योंकि बहुत सारे क्या होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो डेड होने लग जाएंगे, जीव जंतु डेड होने लग जाएंगे, तो उतना ही क्या होगी, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर कम होगी, वो हमें कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रमुख बायोटा में बदलाव हो जाएगा, जो बायोम वगैरह है वो एक तरीके से चेंज होने लग जाएंगे, कि अभी जो चीज़ें थी नॉर्मली वो नहीं रहेंगी, सब चीज़ें बदल जाएंगी। और खाद्य जाल संकट, जो फूड चेन है या फूड वेव है, उसमें भी संकट पैदा होगा, क्योंकि फूड चेन, एक आपको पता है कि ये चेन चलती है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है इस फूड चेन में। अब अगर बीच का कोई भी जीव जंतु मर गया जो उस फूड चेन के थ्रू एक दूसरे पर वो कहें कि निर्भर थे, तो उससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा फूड वेव या फूड चेन वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि जब वो फूड चेन काम नहीं करेगी तो वो इकोसिस्टम काम नहीं करेगा अच्छे से, वो पारितंत्र ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो इसको हम बोल रहे हैं कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है इस तरीके से। सामाजिक आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें, तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव की वनस्पति का विकास जो है, इससे पानी के प्रवाह व बोट के रास्ते में रुकावट होगी, क्योंकि जब वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में, जल कुंभी जो इतना तीव्र गति से फैलती है, तो वो इतने आसानी से मतलब उसको निकालना भी बहुत कठिन होता है। अगर बोट वगैरह चल रही हैं या पानी का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो कहीं ना कहीं रुकावट बनेगी उस समय। पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा पूरी तरीके से, कितना भी आप उपचार कर लो फिर भी अच्छे से पीने योग्य नहीं रहेगा। पर्यटन टूरिज्म को हानि होगी, क्योंकि जब वहाँ गंदगी और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी तो कौन जाएगा वहाँ पर, है ना। पानी की जो एम्यूनिटी है उस वैल्यू में भी कमी आएगी, और व्यवसायिक उपयोग वाली प्रजाति का क्षय होगा। ठीक है, मतलब जो व्यवसाय के लिए ज़रूरी थी, कोई ऐसी प्रजातियाँ वहाँ पर पाई जा रही थी, जैसे एल्गी है, एल्गी भी बहुत सारी दवाओं और उन सब में काम आती है, या कोई जीव जंतु की प्रजाति है जैसे फिशिस वगैरह हैं, तो इस सब जब ये डेड होने लग जाएंगी तो इस सब में भी क्या आएगा, कमी आएगी, और ये व्यवसाय वगैरह भी लो होने लगेगा, लॉस होने लगेगा उसमें, और मछलियों की मृत्यु से आर्थिक हानि होगी। ठीक है, तो ये क्या है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव है, ये आपके पर्यावरण पर प्रभाव है। तो ये इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने 3-4 ऑप्शन ये दे दिए, 1-2 और 1-2 ये दे दिए, और उन्होंने पूछा कि इनमें से यूट्रोफिकेशन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बेसिक सी समझने वाली चीज़ है। आप चीज़ों को रिलेट करते जाओ कि अगर ऐसा हो रहा है तो उससे क्या होगा, फिर ऐसा हो रहा है तो उससे क्या होगा, तो ईजिली आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है कि सुपोषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, हम सुपोषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूट्रोफिकेशन को। तो अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है तो उसमें तो हमारा कोई बस नहीं है, प्रकृति खुद ही निपट लेगी उससे, नेचर खुद ही बैलेंस कर लेगी। लेकिन अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कंट्रोल करें,
ताकि जो ये एल्गल ब्लूम की घटना है ये हमें देखने को ना मिले, या जो यूट्रोफिकेशन की पूरी प्रोसेस है, ये जो शॉर्ट टर्म में चीज़ें इतना नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं उनको हम रोक सकें। ठीक है, तो स्वीडन में एक विश्वविद्यालय है जिसको गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय कहते हैं। वहाँ के जो रिसर्चर्स रहे हैं उन्होंने बताया कि समुद्र तल के नीचे ऑक्सीजन युक्त पंप, ऑक्सीजन रिच पंप द्वारा यूट्रोफिकेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब इन्होंने बोला मेन कंसर्न क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होने से ही क्या होता है कि बीओडी की डिमांड बढ़ती है, पेड़ पौधे हैं जो और भी हैं वो सब डेड होने लग जाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं आता, तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, ऊपर से वो कवर किए हुए हैं, नीचे के जीव जंतु डेड हो रहे हैं, और मरने से गंध, एक स्मेल आती है जो कि पूरे पानी को प्रदूषित कर देती है। तरह तरह की टॉक्सिक चीज़ें वहाँ पर हमें दिखने लग जाती हैं, ऐसे सिक्रेशन होने लग जाता है उन मरे हुए पेड़ पौधों या जंतुओं से, तो पूरा पानी वो जहरीला हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने बोला कि अगर हम पानी के अंदर ऑक्सीजन युक्त पंप डाल दें जिससे ऑक्सीजन मिलती रहे वहाँ, तो ये घटना नहीं होगी। ठीक है, ये भी एक तरीका है, कर सकते हैं जहाँ पर कुछ पॉसिबल ना हो। दूसरा कि पोषक तत्वों पर नियंत्रण, कि जो भाई एक लिमिट से ज़्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं उसको कंट्रोल करें थोड़ा सा। जो ये डंपिंग वाला सिस्टम है जहाँ गंदगी आप डंप कर रहे हो, उसका दूसरा कोई जगह ढूंढो, वहाँ पर जाके डंप करो। और इतना अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए कि वहाँ पर अगर हम डंप करेंगे तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें कि पोषक तत्वों पर नियंत्रण करें, जल में इसकी अत्यधिक मात्रा को रोकने का प्रयास करें। फिर शैवाल फिल्ट्रेशन, शैवाल फिल्ट्रेशन जो एल्गी इतने उससे फैल रही है, तो उसको हम एक तरीके से हटाने की जो प्रोसेस है, उसको फिल्टर करने की जो प्रोसेस है, एक वो कर सकते हैं। पर वो तो ये है कि जब भाई बढ़ ही रही है तो फिर वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। कि जो सबसे बेसिक चीज़ है कि ये तो भाई नियंत्रित करने के उपाय हैं, लेकिन जो जड़ है अगर हम उसको ख़त्म करें तो फिर इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो जड़ क्या है कि पोषक तत्व पहुँच रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। पोषक तत्व कहाँ से पहुँच रहे हैं, क्योंकि खेतों का जो पानी है वो सब पहुँच रहा है, फैक्ट्रीज़ का पानी पहुँच रहा है, घर का कूड़ा कचरा पहुँच रहा है। तो मेन है कि हमें इनको पहुँचने से रोकना है। अगर ये नहीं पहुँचेंगे तो बाकी चीज़ों के उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपशिष्ट निपटारा व जलीय पारितंत्र में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना। ठीक, कृषि में अनावश्यक तत्वों का प्रयोग जो है वो आवश्यक तत्वों का प्रयोग करना, बाकी चीज़ों में कमी लाना, वो सब चीज़ें हैं। सरकारी प्रयास व स्थानीय लोगों में शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा जागरूकता, तो अवेयरनेस जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस होगी, उनको पता होगा कि अगर हम पानी में ये घर का कूड़ा कचरा, सड़ी गली सब्जियां और ये सब जाके डंप कर रहे हैं, वहाँ फेंक रहे हैं, तो उससे एक टाइम बाद क्या नुकसान हो सकता है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम उन लोगों को इन चीज़ों से अवेयर करें, क्योंकि अभी भी गांव में उतना ज़्यादा शिक्षा और वो सब चीज़ें नहीं हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है, बट जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनके जो अशिक्षित लोग हैं, उनको नहीं ये चीज़ें पता हैं। तो हमें यहाँ ज़रूरी है कि हम उनको इन सब चीज़ों से अवेयर करें कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सरकारी प्रयास करें कि उसके लिए रोक लगाने का प्रयास किया जाए कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फाइन देना पड़ेगा उसके लिए, या इस तरीके की वहाँ पर चीज़ें की जाएँ कि वहाँ पूरी तरीके से रोक लग सके। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम सुपोषण को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि सीरियसली अगर नहीं लेंगे इस प्रॉब्लम को तो ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हमने पढ़ा, कल हमने पढ़ा था कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रहा है, क्या उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, कैसे उसको हम रोक सकते हैं, क्या चीज़ें हैं वो हमने पढ़ा। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन को आज हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही जो और टॉपिक्स हैं जो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं यहाँ कंप्लीट करवाती रहूँ। बाकी जो बहुत डिटेल्ड क्लासेस हैं वो आपको प्लस पर मिलेंगी, तो प्लस पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए मेरा आप कोड यूज़ कर सकते हो जो कि AK20 है। वहाँ पर एनवायरनमेंट की भी मेरी क्लासेस हैं, और फिलहाल मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो उसकी आपको भी क्लासेस मिल जाएंगी। सो आप इसको यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, कोई नया टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।